गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चीन की क्रांति पढ़ेंगे। इससे पहले हम चीन के इतिहास में देख चुके हैं कि किस तरह से एक लंबे समय तक चीन विश्व की अन्य सभ्यताओं से, संस्कृतियों से स्वयं को अलग रखे हुए था। चीन को अपनी श्रेष्ठता का अहंकार था, इसी वजह से उसने एकांतवास की नीति अपना रखी थी। चीन को ये लगता था कि अन्य सभ्यताओं की तुलना में वह सर्वश्रेष्ठ है और इसी वजह से उसे विश्व से कटे रहने में आनंद की अनुभूति मिल रही थी। इसी में हमने देखा था कि किस तरह से चीन में लंबे समय से जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान थी, इस राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में चीन की जो आर्थिक स्थिति थी ये समृद्ध थी और यहाँ की जो संपदा थी, साधन थे, वस्तुएं थी, इनको प्राप्त करने के लिए विदेशी लालायित थी। 1275 ईस्वी में मार्को पोलो, जो कि वेनिस यात्री था, उसने कुबलाई खां के दरबार में चीन की यात्रा की थी और वापस लौटकर उसने अपनी बुक में चीन की समृद्धि के बारे में, वहाँ की सांस्कृतिक, व्यापारिक, आर्थिक समृद्धि के बारे में जब यूरोप को बताया तो यूरोपीय राष्ट्र चीन को अपने अधीन करने के लिए उत्सुक हो गए। ऐसे में हम देखते हैं इन विदेशी शक्तियों के मध्य चीन पर आर्थिक आधिपत्य स्थापित करने के लिए होड़ शुरू हुई और इसी में हमने देखा कि 18वीं शताब्दी के पश्चात पुर्तगाल, स्पेन, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, रूस, अमेरिकी, इन सभी राष्ट्रों ने चीन में आर्थिक और व्यापारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करना शुरू किया। ये सब हम देख चुके हैं पूर्व में। इसी में हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने चीनी लोगों को अफ़ीम का आदी बनाकर उन्हें अफ़ीम पीने के लिए विवश करके वहाँ पर अपने अफ़ीम व्यापार को लोकप्रिय बनाया और इसी क्रम में हमने देखा था कि इन्हीं कारणों से विदेशी प्रभाव से मुक्त होने के लिए जब चीन की सरकार ने अफ़ीम व्यापार पर, तस्करी पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नए नियम और कानून बनाए, तो इसके कारण से चीन और इंग्लैंड के मध्य 2 बार अफ़ीम युद्ध लड़े गए। 1840-42 ईस्वी में पहला अफ़ीम युद्ध जो इंग्लैंड और चीन के मध्य लड़ा गया, इसके फलस्वरूप नानकिंग संधि हुई और इस नानकिंग संधि से हांगकांग पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हुआ और इंग्लैंड के 5 बंदरगाह व्यापार के लिए विदेशियों के लिए खोले गए। इसी क्रम में हमने देखा कि चूँकि विदेशी शक्तियाँ चीन पर पूर्णतया अपना प्रभाव स्थापित करना चाहती थी, चीन की एकांतवास की नीति को वो समाप्त करना चाहती थी, तो इसी में हमने देखा अपनी आर्थिक लाभ प्राप्ति के लिए इन देशों ने एक बार फिर से चीन के साथ संघर्ष किया। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों ने मिलकर 1856 से 1860 ईस्वी के मध्य चीन के साथ जो दूसरा अफ़ीम युद्ध लड़ा है, इस युद्ध में भी चीन की पराजय हुई है और विदेशी शक्तियों को चीन पर पूर्ण रूप से प्रभाव स्थापित करने का अवसर मिल गया। इन सब की चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं जब हमने अफ़ीम युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ा था। इसी में हमने देखा कि तिनसेन संधि और पेकिंग संधि से अब चीन के द्वार विदेशियों के लिए खुल गए। चीनी सभ्यता जो प्रारंभ से ही विदेशियों के प्रति अनुदारवादी रही थी, विदेशी प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखे हुए थी, अपने सर्वश्रेष्ठता के अहंकार में जो अब तक विश्व से कटा हुआ था, राजनीतिक क्षेत्र में तो वो साम्राज्यवाद से अब तक बचा हुआ था, परंतु अफ़ीम युद्धों के पश्चात अब वह साम्राज्यवादी दौड़, उपनिवेशवादी दौड़ में इन विदेशी शक्तियों का प्रमुख केंद्र बन गया। चूँकि चीन की एकांतवास की नीति के कारण यहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान, तकनीक आदि की प्रगति नहीं हुई थी, सांस्कृतिक दृष्टि से भी चीन अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ था। तो ऐसे में हम देखते हैं कि अनेक कारण ऐसे हो गए थे जिनके कारण चीन में ही नागरिकों ने अपनी सरकार के प्रति, मंचू राजवंश के प्रति विद्रोह करना शुरू कर दिया था। चीन में 1644 ईस्वी से लेकर 1912 ईस्वी तक मंचू राजवंश की सत्ता स्थापित रही। 1911 में जो चीन की क्रांति हुई है, इस चीन की क्रांति में हम देखेंगे कि अनेक ऐसे कारण थे जिसके कारण चीनियों को मजबूर होना पड़ा मंचू शासकों के खिलाफ और अपने शासकों की नीतियों के खिलाफ जाकर इन्होंने संगठित होकर विदेशियों
के प्रभुत्व से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने शासन में सुधार करने के लिए संघर्ष किया। ऐसे में जब डॉक्टर सन्यास सेन का नेतृत्व चीनियों को मिला तो इन चीनियों ने संगठित होकर, पूर्व में भी हमने पढ़ा कि नागरिकों ने संगठित होकर ताइपिंग विद्रोह किया था, बॉक्सर विद्रोह हुआ है 1900 ईस्वी में। तो इन विद्रोह ने उस भूमिका का निर्माण किया जिसके कारण 1911 की क्रांति लड़ी गई। ऐसे में हम देखें 1894-95 ईस्वी में चीन जैसा विशाल देश, समृद्ध देश, जब जापान जैसे एक छोटे से राष्ट्र से पराजित हो जाता है और इस पराजय के पश्चात जब सिमोनस्की की संधि वो करता है और इस अपमानजनक संधि के पश्चात उसे अपने भौगोलिक क्षेत्र और युद्ध का हर्जाना उसे देना पड़ता है, तो काफ़ी अपमानित चीनी अपने को महसूस करते हैं। ऐसे में उनको ये लगता है कि वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है वो उसके लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी है, विदेशी शक्तियाँ इसके लिए उत्तरदायी है। तो स्वयं अपने शासन में सुधार करने के लिए चीनी एकजुट होने लगे। सन्यास सेन के प्रयासों से 1895 ईस्वी में विरोध किया गया था, परंतु विदेशियों के साथ मिलकर चीन सरकार ने उसका दमन किया और उसको विदेश भागना पड़ा। ऐसे में हम देखें तो 1898 ईस्वी में जनता के विद्रोह का दमन करने के लिए कुछ संवैधानिक सुधार चीन के राजा ने किए, परंतु ये स्थायी नहीं थे। 100 दिन का ये सुधार अस्थायी साबित हुआ और चीन में फिर से हमें अव्यवस्थाएं दिखाई देती है। ऐसे में हम देखें तो चीनी शासकों की जो दुर्बल राजनीतिक स्थिति थी, इन सभी कारणों ने मिलकर जब प्राकृतिक प्रकोप आते हैं चीन में, जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है और बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न की भूख की मांग ये पूरी नहीं कर पाते हैं शासक, तो ऐसे में चीनी नागरिकों ने विद्रोह ही अपना अंतिम हथियार समझा। ऐसे में जब ताइपिंग विद्रोह और बॉक्सर विद्रोह से विदेशियों को बाहर निकालने के लिए नागरिक संगठित होते हैं और चीन का शासक अपने ही नागरिकों के खिलाफ विदेशियों का सहयोग लेता है, तो विद्रोह होना लाजमी हो जाता है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि 1911 ईस्वी की जो क्रांति हुई है, इस क्रांति में विदेशी शोषण के विरुद्ध ये प्रतिक्रिया अपने चरम पर पहुंच गई थी। शासन में संवैधानिक सुधारों की मांग हो रही थी, शासक लगातार इसकी अवहेलना कर रहा था, आर्थिक समस्याएं चरम पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में जब 1% मतलब मुट्ठी भर जो प्रवासी चीनी थे, इनका सहयोग इन आंदोलनकारियों को मिलने लगा, क्रांतिकारियों को मिलने लगा, बौद्धिक आंदोलन वहाँ पे शुरू हुआ। नई पीढ़ी को जब शिक्षा मिली, नए नए विचारों का आदान प्रदान हुआ, तो इस शिक्षा के विकास से, बौद्धिक जागरण से भी 1911 की क्रांति की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। इन सभी कारणों की चर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। और ऐसे में जब हम देखते हैं कि हांगकांग की जो रूसी बस्ती है, वो हांगकांग की रूसी बस्ती में जब विस्फोट होता है तो ये क्रांति का तात्कालिक कारण बनता है। इस तरह से हम देखें तो सन्यास सेन का नेतृत्व मिलने से क्रांतिकारियों को वह मार्गदर्शन मिल गया, वह नेतृत्व मिल गया, जिससे वह क्रांति का नेतृत्व कर सके और विदेशी शक्तियों के खिलाफ और अपने शासक की दोषपूर्ण नीतियों के खिलाफ एकजुट हो सके। ऐसे में हम देखेंगे कि हांगकांग की रूसी बस्ती में जो विस्फोट हुआ वो तात्कालिक कारण हुआ और ऐसे में सन्यास सेन की तुंगमैंग हुई और इन सारी नीतियों ने मिलकर 1911 की क्रांति की पृष्ठभूमि निर्मित करी। इनके विस्तार से हम चर्चा करेंगे आगे।